जयप्रकाश तिवारी जी, प्रिंसिपल जीआईसी देवरिया श्री राम किंकर मिश्रा जी, वाइस प्रिंसिपल श्री ज्ञानेश पांडे जी, त्रिपाठी जी, सभी शिक्षकगण और प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले आप सभी को आज के इस कार्यक्रम की बधाई देता हूं और साथ ही साथ मैं इस कार्यक्रम के पूरे आयोजक मंडल को व्यक्तिगत तौर पर आभार भी ज्ञापित करना चाहता हूं, जिन्होंने आज इस अवसर पर मुझे यहां पर आमंत्रित किया है। कभी लगता है कि शिक्षक की सबसे बड़ी पूंजी उसका विद्यार्थी होता है, जो कि देवेंद्र तिवारी जी हमारे विद्यार्थी रहे हैं। इन्होंने मुझसे अनुरोध किया था, मेरे पास विश्वविद्यालय कार्य भी बहुत रहते हैं, तो मैंने कहा कि मैं आऊँगा किसी भी तरीके से, तो उसी को यहाँ पर मैं पूरा करने के लिए आप सभी लोगों के सामने हूँ। मैं एक बार सभी जितने भी यहाँ पर शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं, मैं चाहता हूँ कि सभी लोग अपने लिए भी और उन सब के लिए जिन्होंने इतनी बढ़िया स्टॉल लगाई है और प्रस्तुति इतनी बढ़िया दी है, सब लोग एक साथ ताली बजाइए सभी के लिए। आप अपने लिए भी बजाएंगे और उनके लिए भी बजाएंगे जो इन्होंने बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पर कार्य किया है। मैं संचालक दोनों मैडम को और देवेंद्र तिवारी को भी बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से कार्यक्रम को अभी तक कोऑर्डिनेट किया है और आगे भी करते रहेंगे। एक खुशी की बात है कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो धरातल पर दिख भी रही है। मैडम ने पहले बोला भी था कि कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनको मुझे लगता है शायद सभी को ध्यान में भी रखना पड़ेगा। और एक जो चिंता की बात रहती है समाज के पास भी, सरकार के पास भी, कि कैसे लड़कियां आगे आएं, और ये बड़ी खुशी की बात है कि मैं अभी पूरे स्टॉल देख रहा था तो लड़के लड़कियों दोनों ने बहुत अच्छा कार्य किया है, लेकिन बेटियों की इमेजिनेशन देख करके मुझे बड़ी खुशी हुई। और यहाँ जो प्रस्तुति मैंने दोनों देखा वो भी बहुत अच्छी रही है, तो एक बार बेटियों के लिए ताली बजाइए सब लोग। और मैं इस चीज को मानता हूं कि अगर बेटे भाग्य से मिलते हैं तो बेटियां सौभाग्य से मिलती हैं। वो सभी घर के लोग सौभाग्यशाली हैं जिनके घरों में बेटियां हैं। यहाँ कैरियर मेला लगा हुआ है और कहीं कोई भी स्टूडेंट अपनी पढ़ाई करता है, मुझे लगता है सामने बैठे हुए जितने भी लोग यहाँ हैं वो अपने करियर को लेकर के अपनी जब पढ़ाई शुरू करते हैं तो तीन चीजें दिमाग में आती हैं। स्टडी आता है, जॉब आता है और करियर आता है। तो एक समझ में नहीं आता इन सबका मतलब क्या है। डज इट मीन दैट स्टडी मीन्स गेटिंग द डिग्री और द मार्क्स, और डज जॉब मीन सैलरी, या कैरियर का मतलब स्टेटस? तीनों चीजें मेरे आधार पर ऐसी नहीं है। और शायद जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं इस चीज को जरूर ध्यान देंगे कि स्टडी केवल मार्क्स के लिए नहीं, जॉब केवल सैलरी के लिए नहीं और कैरियर केवल स्टेटस के लिए नहीं। करना क्या है? स्टडी ज्ञान के लिए, जॉब अनुभव और कार्य के लिए, और कैरियर जीवन के मूल्यों को समझने के लिए। मुझे लगता है ये जब चीज समझेंगे तो शायद मुझे लगता है आपको कैरियर की अच्छी बात समझ में आ जाएगी। जैसे कोई पूछता है कि भाई आपकी कौन सी जॉब है, अगर आप पढ़ा रहे हैं तो नेचुरल सी बात कहेंगे कि टीचर है या टीचिंग है, लेकिन टीचिंग को जॉब के रूप में नहीं, टीचिंग को करियर के रूप में आपको अगर बनाएंगे तो मुझे लगता है शायद करियर का मतलब समझ में आ जाएगा। एक शिक्षक जो टाइम टेबल के आधार पर काम करे, एक शिक्षक जो केवल पढ़ाए और चला जाए, एक शिक्षक जो अपनी सैलरी तक ही सीमित रहे, शायद वो जॉब कर रहा है। लेकिन एक शिक्षक जो अपने विद्यार्थियों से परमानेंट कनेक्ट रहे, विद्यार्थियों की परमानेंट मेंटरिंग करता रहे, क्लासरूम के बाद उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में बातचीत करे, वो उसका कैरियर है। और मुझे लगता है शायद आप लोग इस कैरियर को उसी दिशा में लेकर के चलेंगे। और मैं ये समझता हूं यहाँ पर शिक्षक लोग सब बैठे हुए हैं, सामने भी शिक्षक हमको बहुत मिले थे और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैडम यादव ने मेरा एक बढ़िया फोटो फ्रेम बना करके मुझे दिया। शायद बहुत पहले मैं गोरखपुर में किसी कार्यक्रम में उद्बोधन DIOS कार्यालय में दे रहा था, तो उन्होंने भी मिल करके
मुझे वो देकर के अपने भाव को व्यक्त किया, उनके प्रति धन्यवाद। और मुझे लगता है कि एक शिक्षक जो होता है वो देश के युवाओं का निर्माता होता है। सभी लोग जानते हैं कि हमारा देश सबसे युवा देश है। यहां पर 25 वर्ष की उम्र के 50% और 35 वर्ष की उम्र के 65% लोग हैं। और यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि 2030 तक भारत विश्व का सबसे युवा देश होगा। तो मुझे लगता है युवाओं के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और युवाओं के ऊपर जिम्मेदारी और शिक्षकों के ऊपर उससे भी ज्यादा जिम्मेदारी है। इसलिए जब भी कभी मैं शिक्षकों की नियुक्ति करने के लिए जाता हूं कहीं भी, तो बहुत सोच समझ कर नियुक्ति करता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि a good teacher is very costly but a bad teacher costs more। अच्छा शिक्षक महंगा होता है, लेकिन खराब शिक्षक बहुत महंगा होता है। शिक्षक के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो शिक्षक, हर एक शिक्षक, मैं ये मानता हूं उसके अंदर 3 M का होना बहुत जरूरी होता है। पहला, मेंटोर, तो विद्यार्थी का मेंटोर होता है। दूसरा M, मोटिवेटर, विद्यार्थियों को मोटिवेट करता रहता है। और तीसरा M, मॉडल रिसर्चर, जब तक शोध नहीं करेंगे तब तक आप अच्छी चीज नहीं कर सकते। तो हर एक शिक्षक में 3 M का होना बहुत जरूरी होता है, और यही शिक्षक अपने विद्यार्थियों में 3 M को विकसित करता है। पहला M, मदर फादर के प्रति रिस्पेक्ट। जितने लोग सामने बैठे हैं, मैं समझता हूं शायद उनके विद्यालय में उनके शिक्षकों के द्वारा ये जरूर बताया जाता होगा कि अपने माँ बाप का सम्मान सबसे पहले करना चाहिए। परिवार सबसे बड़ा होता, सभी को पता है। उस परिवार में सबसे बड़े माँ बाप होते हैं, इसलिए कहा जाता है कि तुमेव माता च पिता तुमेव। अंग्रेजी का शब्द FAMILY, फैमिली, इसीलिए बनाई है, जिसका फुल फॉर्म होता है F से फादर, A से एंड, M से मदर, और ILY से आई लव यू। फादर एंड मदर आई लव यू, ये फैमिली है। और उस फैमिली में माँ और पिता का रोल बहुत बड़ा, M फॉर मदर होता है। और अगर उस मदर में से मदर का M हटा दीजिए तो सब चीज अदर हो जाती है। इतनी ही मजबूत मदर होती है। उस मदर के प्रति, जैसे मैं अगर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूं, मुझे कोई प्रोफेसर कहता है तो उतना अच्छा नहीं लगता है जितना मुझे कोई मास्टर कहता है अच्छा लगता है। और उसके पीछे भी एक कारण है कि मास्टर शब्द में वो सब आ जाता है जो वास्तव में एक शिक्षक के अंदर होना चाहिए। क्योंकि घर में तो माँ पहली गुरु होती है, उसके बाद जब आप विद्यालय में जाते हैं तो मास्टर बन जाता है। और मास्टर होता कौन है? मास्टर शब्द को बार बार आप बोलिए, मास्टर, मास्टर, माँ, स्तर, जो माँ के स्तर तक जाता है वही मास्टर होता है। वो दूसरी माँ आपकी विद्यालय में है। इसलिए मदर फादर के प्रति रिस्पेक्ट सबसे बड़ी बात। दूसरा M, मदर टंग, मातृभाषा के प्रति सबको सम्मान रखना चाहिए। भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में मल्टीलिंगुअल की बात होती है, अपनी मातृभाषा। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि मैं इंग्लिश का प्रोफेसर हूं, मैं सबसे पहले क्लास में जाता हूं, आई स्पीक इंग्लिश इन द क्लास, आई डोंट स्पीक हिंदी, आई स्पीक इंग्लिश इन द क्लास। व्हेन आई कम आउट ऑफ द क्लास मैं हिंदी बोलता हूं। मैं क्लास में सबसे पहले कहता हूं, देखिए मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, मैं अंग्रेजियत नहीं पढ़ाऊंगा। अंग्रेजियत से दूर रहना सबको, और अपनी भाषा पर गर्व करना है। जो भी भाषा है, मेरे समझ में नहीं आता है कि जिनको इंग्लिश का नया नया शौक होता है वो इंग्लिश बोलते कैसे हैं। अगर उनको एक गिलास पानी चाहिए होता है तो बड़े आसान शब्दों में नहीं कहेंगे कैन यू प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, कहेंगे कैन यू प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। ये अंग्रेजी है। और अपने हाथ में मोबाइल को पकड़ करके उस वेस्टर्न कल्चर को इतना ज्यादा प्रोजेक्ट करना बहुत खराब है। और मुझे बड़ी तकलीफ होती है इस बात को लेकर के कि ऐसा युवा जो ऐसी चीजों का फ्लेक्स करता है, हमारा देश कहां जाएगा। और मैं हमेशा ऐसी जगहों पर इस चीज को कहता हूं कि जीभ काट डाली अंग्रेजी खंजर से,
जीव काट डाली अंग्रेजी खंजर से, कानों में वेदों का रस कौन घोलेगा, और युवा पीढ़ी को तो मोबाइल से ही फुर्सत नहीं है, भविष्य में गीता और रामायण कौन खोलेगा। तो मुझे लगता है शायद मंथन और चिंतन की बात है, इसलिए मदर टंग के ऊपर आप सबको प्राउड फील होना चाहिए। आप भोजपुरी बोल रहे हैं, आप हिंदी बोल रहे हैं, आप कुछ भी बोल रहे हैं, यू शुड फील प्राउड ऑफ। तीसरा, मदरलैंड, मातृभूमि आपकी सबसे बड़ी। विवेकानंद जी कहा करते थे कि 1 घंटा देह को और 1 घंटा देश को, ये सभी युवाओं के अंदर होना चाहिए। अब 1 घंटा अपने शरीर को दीजिए, स्वस्थ रहेंगे, और 1 घंटा कम से कम अपने देश को दीजिए। मदरलैंड के प्रति आपका पूरा पूरा समर्पण होना चाहिए। तो एक शिक्षक जिसके अंदर 3 M होते हैं, वो अपने विद्यार्थियों में 3 M को जरूर विकसित करे। ऐसा शिक्षकों के अंदर भी क्वालिटी होनी चाहिए। मैं अभी जब देख रहा था तो IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, इंजीनियर, मेडिकल ऑफिसर, टीचर, ऐसे कई प्रोफेशंस थे जो उनकी कॉन्सेप्ट को बच्चों को दिखा रहा था। और रूरल एरिया के बहुत बच्चे हैं और उनकी कल्पना शक्ति बहुत स्ट्रांग है, मैंने देखा। और वास्तव में शहर और गांव के बीच, एक शहर में रहने वाला बच्चा गांव के रहने वाले बच्चे के साथ इंटरेक्ट करता है, तो कभी कभी ऐसे बच्चे होते हैं शहर वाले जो अपने आप को थोड़ा शो करते हैं। मैं एक बार एक कार्यक्रम में निरीक्षण करने के लिए गया था, तो वो लिट्टी चोखा बनाया था, शाम का रात का टाइम था, तो वो एक गांव के बच्चे वहां मिलकर के कैंप लगाए थे गांव में। शहर का बच्चे के सामने जब लिट्टी गई तो थोड़ा अपने आप को शो करने के लिए, दिखाने के लिए, और ये कहने के लिए कि मैं शहरी हूं, चूंकि इस तरीके से कहते हैं ना कि यू नो आई लाइक पिज्जा एंड ऑल दैट, थोड़ा दिखाने के लिए कि नहीं लिट्टी चोखा नहीं, तुम्हारे गांव में यही सब बनता है क्या। तो उस गांव वाले ने एक बहुत बढ़िया लाइन बोली, शायद उसके बाद उसका मुंह चुप हो गया। उसने कहा कि तुम्हारे शहर में मैयत को भी सब कांधा नहीं देते, और हमारे गांव में छप्पर भी सब मिलकर उठाते हैं। This is a difference. This is a difference. And I have seen how, you know, the students from the different remote areas, they have given their own imagination on the sheet of the paper. बहुत अच्छी तरीके से। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन लोगों ने शायद अपनी कल्पना को कागज पर नहीं उतारा है अभी, उनको भी थोड़ा मौका मिल जाएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। आत्मविश्वास बहुत जरूरी होता है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस को डेवलप करिए, और कॉन्फिडेंस ऐसा डेवलप करिए, किसी के सहारे मत रहिए। और मैं तो कहता हूं हमेशा कि तूफानों से आंख मिलाओ और सैलाबों पर वार करो, और मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। यू योरसेल्फ आर कॉम्पिटेंट, खुद आप इतने समर्थ हैं, चीजों को करिए। और जब आप चीजें करने के लिए जाएंगे, जैसे अभी से आपने 10th 12th से आपने करियर अपना देख लिया, आप बहुत अच्छा डिसीजन कर रहे हैं। पहले तो शुरुआत के दौरान, अब तो बहुत अच्छी सरकार की योजनाएं हैं, ऐसे कार्यक्रम हैं, जब आप देख रहे हैं कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें यहाँ पर हो रही हैं। अदरवाइज शुरुआत में जब कोई पढ़ता था कहते थे इनको टीचर ही बनना है, इनको यही बनना है, लेकिन आप अपना टेस्ट देखिए, टेम्परामेंट देखिए, और मैंने देखा कितनी वैरायटी चीजें यहाँ पर हैं। आज हो सकता है कि कोई कार्यक्रम आप करें तो सफल न हो पाए, नहीं सफल हो पाएंगे, दोबारा काम करेंगे, लेकिन आपका लक्ष्य, विवेकानंद जी को याद करिए, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानि बोधत, उठो जागो तब तक संघर्ष करो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तो मैं ये मानता हूं कि आपका लक्ष्य हमेशा 9 के टेबल की तरीके से हो। 9 का टेबल सबको पता है? पता है 9 का टेबल? आइए आइए, आ जाओ, कम एक आ जाओ, जिसको 9 का टेबल पता आ जाइए। किसी को 9 का टेबल नहीं पता है? 9 का पहाड़ा पता है? अच्छा कोई बात नहीं, पता होगा शायद, मुझे लगता है कि वहां से यहां तक की दूरी मुश्किल से 40 मीटर या 30 मीटर है, लेकिन वहां से यहां तक की दूरी करने में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ये मंच है, इस मंच पर आने के लिए बहुत इसी कॉन्फिडेंस को जगाना है अपने अंदर। 9 का टेबल
9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 90 तक पढ़िए और जरा गौर करिए कि 9 का टेबल आपको कहता क्या है कि 9 1 जा 9 जब कहा उसके बाद 9 2 जा 18 कह रहे हैं, 8 1 9, 9 3 जा 27, 7 2 9, 9 4 जा 36, 6 3 9, 9 5 जा 45, 5 4 9, ऐसे हम 90 तक पढ़िए 9 ही आएगा। तो 9 का टेबल तो हमको ये समझा रहा है कि आपका लक्ष्य एक होना चाहिए और लक्ष्य हमेशा उस अर्जुन की तरीके से जिन्होंने आंख को देख करके तीर का निशाना लगाया था, ऐसा लक्ष्य बनाएंगे तो निश्चित तौर पर आप अपने जीवन में सफल होंगे। असफलता तो लगी रहती है, आप अगर असफल कभी हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, आप उन सोहनलाल द्विवेदी की कविता को याद रखिए। सोहनलाल द्विवेदी जी ने कहा था, जो कि ज्यादातर कहते हैं कि हरिवंश राय बच्चन की कविता है वो, कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो और क्या कमी रह गई है सोचो और विचार करो, और जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम।